आप सभी का एक बार फिर से आपके YouTube चैनल में स्वागत है डिस्कवर आवर नॉलेज विद प्रभात वर्मा। आप लोगों ने पिछले क्लास तो कंप्लीट कर लिया होगा जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन बताया था। सब्स्टिट्यूशन का सारा थ्योरी भी हो गया था और लास्ट क्लास में जितना भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, एक्सरसाइज से भी जो क्वेश्चन था वो भी हमने कवर करवा दिया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपने देखा होगा कि जब नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग जो थ्योरी करवाया था उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक हेडिंग करवा करके कुछ पॉइंट्स नोट करवाने का बात किया था। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने पहला पॉइंट सब्स्टिट्यूशन को नोट किया था। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन के बाद और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग लिखते हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर हम लोग सब्स्टिट्यूशन के बाद डोनेशन देखेंगे, यानी दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डोनेशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब आप बनाएंगे तो इनकम साइड में बहुत सारा आइटम्स लिखेंगे, एक्सपेंडिचर साइड में बहुत सारा आइटम्स लिखेंगे। तो वो इनकम साइड में जो भी आइटम आप लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, उसका क्या कारण है, उस पे कुछ डिस्कशन होना चाहिए हर एक पॉइंट पे कि सर बताइए ये पॉइंट हम लोग, जैसे कि एंडोमेंट फंड, हम लोग एंडोमेंट फंड यहाँ क्यों लिख रहे हैं आप बताइए। ठीक है, चाहे डोनेशन हम लोग क्यों लिख रहे हैं, डोनेशन बताइए, ये कैपिटल नेचर का होता है या फिर रेवेन्यू नेचर का होता है, ये सारा चीज आपको एक्सप्लेनेशन हम देने वाले हैं और एक एक पॉइंट को क्लियर करने वाले हैं। जो भी आप लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट क्रेडिट करने वाले हैं, चाहे तो जो भी अगर क्लास कर लिए होंगे, कहीं और से सीख लिए होंगे, तो मान लीजिए कि आप लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बहुत हद तक बनाना सीख भी लिया होगा। ठीक है, तो उसमें एक एक पॉइंट आपने कैसे लिखा उसका एक्सप्लेनेशन आज आपको मिलने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा पॉइंट से देखते हैं डोनेशन। ठीक है, पहला नंबर आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन कर लिया होगा, लेकिन यहाँ हम लोग डोनेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, डोनेशन क्या है वो देखिए। डोनेशन को सबसे पहले दो भाग में बांटा गया है, पहला और दूसरा। तो एक डोनेशन होता है स्पेशल और स्पेसिफिक डोनेशन, ठीक है, और एक डोनेशन होता है जनरल डोनेशन। एक होता है स्पेशल और स्पेसिफिक डोनेशन और एक होता है जनरल डोनेशन। ठीक है, अब देखिए कि स्पेशल चाहे तो स्पेसिफिक डोनेशन होता क्या है। आप लोगों ने अगर पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया होगा तो शायद आपको पता भी होगा कि डोनेशन हम लोग कहां पर लिख रहे थे। अभी तक इनकम साइड लिख रहे थे कि एक्सपेंडिचर साइड लिख रहे थे। अब क्यों लिख रहे थे, बहुत तरह तरह का डोनेशन आया होगा, एक स्पेसिफिक डोनेशन, एक आया जनरल डोनेशन। ठीक है, तो चलिए आज इस पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ये देखिए, डोनेशन रिकॉर्ड्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। याद रखिएगा कि जो भी डोनेशन है अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए है तो उसको हमेशा हम लोग कैपिटलाइज करेंगे, मतलब कैपिटल नेचर समझ करके चलेंगे। ठीक है, अगर स्पेसिफिक डोनेशन है तब, मतलब जैसे कि आपको डोनेशन मिला किसी खास कार्य के लिए मिला, जैसे कि बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन मिला, तो आप उस पैसा को बिल्डिंग बनाने में ही लगाएंगे। ये कैपिटल नेचर का है, ना कि आपके रेवेन्यू नेचर का है। अगला देखिए कि स्पेशल डोनेशन इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी एंड इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी स्पेशल फंड आप लोग पढ़ के आ रहे होंगे, स्पेसिफिक फंड ये सब था, तो उसको हम लोग कहां लिख रहे थे, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में। तो अगर आपका जो डोनेशन मिला है वो भी अगर कैपिटल नेचर का है, यानी स्पेसिफिक है, किसी खास कार्य के लिए मिला है, तो इसको भी हम लोग कैपिटलाइज करेंगे और बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। इसका एग्जांपल देखिए कि डोनेशन फॉर बिल्डिंग, जैसे बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिला, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, लाइब्रेरी बनाने के लिए डोनेशन मिला, और मान लीजिए कि पैविलियन के लिए आपको डोनेशन मिला। तो ये सारा चीज क्या है, स्पेसिफिक डोनेशन है। और स्पेसिफिक डोनेशन को हम लोग बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। जैसे कि पहले आप लोगों ने फंड बेस्ड अकाउंटिंग अभी बना करके आया होगा, तो सब लोग सीख गए होंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग में क्या करते थे कि जितना भी स्पेशल फंड होता था उसको बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में हम लोग शो करते थे। उसी तरह यहाँ पर भी जो स्पेशल जनरल फंड है, उसी तरह यहाँ पर भी जो स्पेशल डोनेशन है उसको भी कहां पर हम लोग शो करेंगे, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में। अब देखिए जनरल डोनेशन क्या होता है। जनरल डोनेशन
जनरल डोनेशन समझिए कि when the purpose of which the donation is to be utilized is not mentioned, it is called general donation। मतलब आपको डोनेशन मिला है, आप एनपीओ चला रहे हैं, आप क्लब चला रहे हैं, चैरिटी क्लब चला रहे हैं, कुछ भी जो एनपीओ से रिलेटेड है आप वो रन कर रहे हैं और आपको डोनेशन मिला है और बिना किसी नाम से मिला है। आपको ये नहीं बोला गया कि इस पैसा को आप बिल्डिंग में ही लगाइए, आपको ये नहीं बोला गया कि इस पैसा को आप मैच फंड में लगाइए, ये मैच ऑर्गेनाइज करवाने में लगाइए। तो अगर स्पेसिफिक कार्य आपको नहीं बताया गया है डोनेशन के समय, आपको जब डोनेशन रिसीव हुआ उस समय अगला आदमी बताया ही नहीं कि किस लिए आपको दे रहा है, तो ये होता है जनरल डोनेशन। ठीक है, और जनरल डोनेशन को हम लोग कैपिटलाइज नहीं करते हैं, इसको हम लोग रेवेन्यू नेचर मान करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड में शो करते हैं। देखिए डोनेशन जो है वो दो तरह का हुआ, एक स्पेसिफिक और एक जनरल। तो स्पेसिफिक डोनेशन जो खास कार्य के लिए मिला है उसको हम लोग बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में शो किए, और जो खास कार्य के लिए नहीं मिला मतलब उसका कार्य निर्धारित नहीं किया गया कि आप इसको कहां खर्च कर सकते हैं, तो फिर आप उस डोनेशन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड में शो करेंगे। समझ में आया? दो तरह का ट्रीटमेंट हुआ, नाम तो डोनेशन ही है लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा कि स्पेसिफिक डोनेशन है या फिर जनरल डोनेशन है। आगे देखिए जनरल डोनेशन ऑफ बिग अमाउंट। अब जनरल डोनेशन भी दो तरह का होता है, एक होता है जनरल डोनेशन मिला बहुत बड़ा अमाउंट का, एक होता है जनरल डोनेशन मिला छोटा अमाउंट का। ठीक है, तो बड़ा अमाउंट को क्या ट्रीट करेंगे और छोटा अमाउंट को क्या ट्रीट करेंगे वो देखिए। इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीप्ट। अगर बड़ा अमाउंट है ना, मतलब कि ऐसे तो आपको जनरली जितना भी डोनेशन मिला 5,000 10,000 15,000 मतलब 1000 में बात हुआ है, और मान लीजिए कि एक आदमी आया डोनेशन दे दिया आपको 10 लाख 5 लाख दे दिया, ऐसे जनरल डोनेशन आपको जनरली कितना आता है 1000 में आता है। लेकिन लाखों का बात हो गया कि लाख रुपया डोनेशन आ गया, तो समझ लीजिए कि वो डोनेशन बिग अमाउंट का है। ठीक है, ऐसे जनरली आपको 1000 में डोनेशन मिलता है, लेकिन अचानक से कोई आया बहुत ज्यादा अमाउंट का पैसा दे दिया, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट का डोनेशन दे दिया, तो फिर ये क्या कहलाएगा? डोनेशन ऑफ जनरल डोनेशन ऑफ बिग अमाउंट। तो इस बिग अमाउंट को हम लोग लायबिलिटी साइड में शो करेंगे बैलेंस शीट का। ठीक है, मतलब बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में, मतलब जैसे कि स्पेसिफिक डोनेशन का ट्रीटमेंट कर रहे थे उसी तरह हम लोग बिग अमाउंट ऑफ जनरल डोनेशन को भी ट्रीटमेंट करेंगे। मतलब देखिए हम उधर बताएंगे जो जनरल डोनेशन है उसका कार्य निर्धारित नहीं है, लेकिन अगर जनरल डोनेशन भी बहुत बड़ा अमाउंट का मिल जाता है ना, तो उसको अब कैपिटल नेचर मान करके बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। और जनरल डोनेशन एक ऐसा डोनेशन आया जो उसका कार्य तो निर्धारित है ही नहीं और साथ साथ में कम अमाउंट का है, तो कम अमाउंट का जो डोनेशन होता है ना उसको जनरल डोनेशन तो मानते ही हैं, और साथ साथ में उसको हम लोग बैलेंस शीट में ना शो करके कहां शो करते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर का इनकम साइड में। याद रखिएगा कि अगर बहुत बड़ा अमाउंट है डोनेशन का तो उसको बैलेंस शीट में शो करेंगे, मतलब कैपिटलाइज कर देंगे, कैपिटल नेचर समझेंगे, और रेवेन्यू नेचर तभी समझेंगे जब वो स्मॉल अमाउंट होगा। ठीक है, जैसे जनरली सब जगह से डोनेशन 5,000 2,000 10,000 ऐसे आ रहा है, तो 1000 में अगर अमाउंट आया तो आप इसको जनरल डोनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट को आप कहां शो करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड में, और जनरल डोनेशन ऑफ बिग अमाउंट इसको कहां पर शो करेंगे? बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में। जैसा कि आप लोग स्पेशल फंड स्पेसिफिक फंड ये सब पढ़ के आए हैं, जैसे मैच फंड ये सब कहां शो करते थे? बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में। बस उसी तरह यहाँ पर डोनेशन का भी ट्रीटमेंट करना है। अब देखिए जनरल डोनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट, इसको हम लोग रेकरिंग नेचर का समझेंगे। रेकरिंग नेचर मतलब जो हमेशा मिलते रहता है, हर महीना मिलता है। ठीक है, कहीं ना कहीं से डेली टू डेली हम लोग को डोनेशन रिसीव होते रहता है, तो उसको हम लोग रेकरिंग नेचर मानते हैं। नॉन रेकरिंग क्या होता है? जो हमेशा नहीं मिलता, जैसे 10 लाख 20 लाख डोनेशन हमेशा थोड़ी मिलता है, कोई ऐसा इवेंट हुआ 10 साल में 5 साल में एक बार मिल जाता है, तो इसको कहां शो करेंगे? बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में। अब जनरल डोनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट इसको कहां शो करना है? ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीप्ट, और इनकम इसको इनकम समझ करके चाहे तो रेवेन्यू रिसीप्ट समझ करके कहां पर शो कर देंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्रेडिट साइड में शो कर देंगे, और हम लोग समझेंगे कि ये हर साल रिसीव होता है, मतलब रेवेन्यू नेचर जो डोनेशन होता है रेवेन्यू नेचर का हर साल वो जनरली महीना मिलते रहता है, कहीं ना कहीं से थोड़ा मोड़ा डोनेशन आते रहता है, तो इसको हम लोग रेकरिंग नेचर यानी रेवेन्यू नेचर मान करके कहां शो करते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर नोट एक बार देख लीजिए कि नोट में क्या बोल रहा है कि इफ इट इज मेंशन्ड इन द एडजस्टमेंट दैट डोनेशन शुड बी कैपिटलाइज्ड, then even if the amount of donation is small, it will be shown on the liability side of the balance sheet. मतलब अभी हम जस्ट आपको ये बताएं कि बहुत छोटा अमाउंट होता है डोनेशन का, तो उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड में शो करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ही नीचे नोट करके दे दिया है कि जो भी आपको डोनेशन मिला है ना, वो इवन स्मॉल अमाउंट भी है, मतलब 2000 ही है, तब भी आप इसको कैपिटलाइज कीजिए, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड में मत शो कीजिए। कहां शो करेंगे? बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में, क्योंकि क्वेश्चन में ही ये चीज बोल दिया है। क्या बोला कि सर आप इसको कैपिटलाइज कीजिए, ना कि रेवेन्यू नेचर मान करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालिए। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में जैसा बोलेगा वैसा आपको काम करना है। आगे बढ़ते हैं। अब बताते हैं आपको कि लीगेसीज क्या होता है। देखिए, लीगेसी इज एन अमाउंट गिवन टू अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न एज पर द विल ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। It is a kind of donation, so it appears on the debit side of the receipt and payment account. Receipt and payment account याद कीजिए कि डेबिट साइड में वहां रिसीप्ट लिखते थे और क्रेडिट साइड में पेमेंट लिखते थे। तो इसीलिए जितना भी अमाउंट रिसीव होता है वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट साइड में शो करते हैं। तो यहां पर भी जो डोनेशन आता है उसको हम लोग कहां शो करते हैं? डेबिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। Generally, legacy is of non-recurring nature, so it is always capitalized and shown on the liability side of the balance sheet. However, if the amount is small, it can be treated as income. In the absence of any clear information, it should be treated as capital item. देखिए, legacy जो है ना, बहुत confusion वाला चीज है, confusion create कर देता है। ये कैसे करता है कि legacy जो क्वेश्चन में होता है ना, कहीं कहीं इसको लायबिलिटी मान लेता है, मतलब बैलेंस शीट का लायबिलिटी में शो कर देता है, कहीं कहीं ऐसा करता है कि इसी लीगेसी को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड में शो कर देता है। तो अब बच्चा लोग फंस जाता है कि सर हम लोग कौन सा रूल फॉलो करें। जनरली हम भी देखे हैं कि जो डीके गोयल है वो क्या करता है कि इस लीगेसी को बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में शो करता है, और जो एसके सिंह है वो जनरली लीगेसी को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड में शो करता है। खैर, इसका रूल क्या है हम आपको बताते हैं, और लीगेसी पहले होता क्या है ये हम आपको बताते हैं। लीगेसी यानी मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है और उस पर्सन के फैमिली में उसके बाद कोई नहीं है, मतलब अगर वो मर गया तो उसका प्रॉपर्टी सरकार का हो जाएगा, मतलब उसके लिए कोई भी नॉमिनी नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उसका कोई बेटा नहीं है, कोई बेटी नहीं है, तो उसका प्रॉपर्टी कहां जाएगा? पब्लिक ले लेगा क्या? तो नहीं, वो आदमी क्या करता है ना, वो एक विल तैयार करता है। उस विल में लिखता है कि अगर मेरा डेथ हो जाता है तो मेरा जितना भी प्रॉपर्टी है, जितना भी पैसा है, वो आप किसी एनपीओ को दे दीजिए, चाहे इस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को दे दीजिए, चाहे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन चल रहा होगा एनपीओ, ठीक है, जिसको वो देना चाहता होगा, वो उस विल में लिख दिया कि मेरे मरने के बाद मेरा सारा प्रॉपर्टी इस चैरिटी को चला जाएगा, चाहे इसके नाम पर आप कर दीजिएगा। ठीक है, तो फिर वो जो लीगेसी होता है वो एनपीओ उसको क्या समझता है? इनकम समझता है या फिर लायबिलिटी समझता है? अगर वो इनकम समझेगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का इनकम साइड में शो करेगा, और अगर इसको वो कैपिटलाइज नेचर का समझता है, ठीक है, यानी इसको लायबिलिटी समझेगा और बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में डालेगा। समझ में आ रहा है? मतलब जो लीगेसी होता है वो एक तरह से डिसीज्ड पर्सन देता है किसी को। डिसीज्ड पर्सन यानी जैसे कि हम अभी आपको एग्जांपल दिए, ऐसा पर्सन जिसके मरने के बाद कोई भी नहीं है, उसका कोई भी नहीं, तो वो क्या किया कि अपना प्रॉपर्टी किसी के नाम पर कर दिया, कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे कर दिया, उसके मरने के बाद जितना भी प्रॉपर्टी था उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे चला गया। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत बड़ा अमाउंट है, मतलब उसका प्रॉपर्टी करोड़ों का है, लाखों का है, तो वो एनपीओ को जब ट्रांसफर होगा ना, तो उस एनपीओ वो अपना खाता में ना कि इनकम साइड में लिखेगा, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड में नहीं लिखेगा। क्यों? क्योंकि ये लाखों का प्रॉपर्टी है, करोड़ों का प्रॉपर्टी, बहुत बड़ा अमाउंट है,
तो इसको वो बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में शो करेगा। और अगर छोटा मोटा अमाउंट रहा, ठीक है, मतलब कि 5,000 10,000 ऐसा उससे मिला है, जो आदमी मरा है उसके पास प्रॉपर्टी के नाम पे 5,000 10,000 ही था, तो वो एनपीओ के नाम पे गया, मतलब एनपीओ को ट्रांसफर हो गया 5,000 10,000, तो वो एनपीओ उसको बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में नहीं शो करेगा। कहां शो करेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड में शो करेगा। अब बात आएगा कि सर आप ये बताइए कि लीगेसी अगर क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है, मतलब बड़ा अमाउंट है कि नहीं है ये हमको पता नहीं चल रहा है, ठीक है, और क्वेश्चन में भी कुछ नहीं लिखा है, तो उस लीगेसी को हम लोग बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में लिखेंगे या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड में लिखेंगे। तो यहां पर एक दुविधा आ गई। तो फिर हम आप लोग को एक एडवाइस दे रहे हैं कि अगर आप एसके सिंह फॉलो कर रहे हैं तो वहां पर वो क्या करता है, जनरली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड में उस लीगेसी को शो करता है। मतलब अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है और आपको बड़ा अमाउंट है कि छोटा अमाउंट है ये भी पहचान में नहीं आ रहा है, तो फिर लास्ट ऑप्शन अगर आप एसके सिंह फॉलो कर रहे हैं तो वहां इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड में शो कर दीजिए, और डीके गोयल बाकी और कोई रेफरेंस का बुक शो कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो फिर उसमें क्या करेंगे कि उस लीगेसी को आप बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में शो कीजिएगा। लेकिन खैर ये वाला रूल आपको ज्यादातर उतना ध्यान नहीं देना है, क्योंकि यहाँ रूल्स क्या बोलता है, ये बुक वाला जो कंसेप्ट है ना वो मेरा खुद का है, एसके सिंह और जो डीके गोयल का हम बात किए वो मेरा खुद का कंसेप्ट है। लेकिन किताब आपको ये कहता है, जो राइटर है जो भी ये किताब लिखा है वो सारा किताब में ये लिखता है कि लीगेसी के बारे में अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, कुछ डिफाइंड नहीं है और आपको अमाउंट भी नहीं पता चल रहा है बड़ा है कि छोटा है, तो आप उस लीगेसी को बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में शो कीजिएगा। और अगर आपको पता चल रहा है कि ये लीगेसी का अमाउंट बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा अमाउंट है, तो इसको तो आप बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में शो करेंगे, और लीगेसी का अमाउंट छोटा मोटा है तो इसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड में शो कर देंगे, ठीक है। तो वही चीज यहाँ नोट में लिखा हुआ था कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी क्लियर इंफॉर्मेशन इट शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल आइटम, मतलब इसको कैपिटल आइटम शो करेंगे, और कैपिटल आइटम जब इसको समझेंगे तो कहां पर लिखेंगे, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में शो करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि लीगेसी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और ये भी एक तरह से डोनेशन ही होता है ना। ये सेकंड पॉइंट देखिए, इट इज काइंड ऑफ डोनेशन। क्यों है डोनेशन? सो इट अपीयर्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्यों है डोनेशन? कोई आदमी दिया है ना, उसके मरने के बाद ही मिला, लेकिन डोनेशन के नाम पे एनपीओ को पैसा आया ना, तो वो इसको कहां पर पहले शो करे, पहले तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएगा, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का रिसीप्ट साइड में लिखेगा, यानी डेबिट साइड में लिखेगा कि ये पैसा आ गया। अब आगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाएगा, तो अब बात आता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेगा इनकम साइड में, या फिर बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में लिखेगा। क्योंकि स्पेशल फंड होता है तो हम लोग बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में लिखते हैं, और जनरल होता है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का इनकम साइड में। तो बड़ा अमाउंट रहा तो आप बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में, छोटा अमाउंट रहा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड में। और अगर आपको ना बड़ा छोटा अमाउंट कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्वेश्चन से, और क्वेश्चन में ये भी नहीं लिखा हुआ है कि आप इसको कैपिटलाइज करेंगे कि रेवेन्यू नेचर मान करके चलेंगे, तो आप सीधा इसको कहां पर लिखेंगे, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में, ठीक है। तो लीगेसी से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस या फिर एडमिशन फीस। अब ये क्या होता है, फी पेड बाय न्यू मेंबर एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस। यानी हम एक क्लब चला रहे हैं, जिम चला रहे हैं, और हम बोल रहे हैं कि अगर आप मेरे क्लब का मेंबर बनना चाहते हैं, चाहे मेरे जिम को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको एंट्रेंस फी चाहे तो एडमिशन फी लगेगा। एंट्रेंस फी और एडमिशन फी दोनों एक ही नाम है, बस और करके दिया हुआ है, ठीक है। तो एडमिशन फीस आपको लगेगा, चाहे तो एंट्रेंस फीस लगेगा। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए आप ये चार्जेस दीजिए। Since these fees are paid only by members, it is clearly of non-recurring nature. अब ये जो फीस होता है वो बस मेंबर्स ही देते हैं और कोई नहीं देता है। तो मेंबर्स दे रहे हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के लिए दे रहे हैं, तो एक बार आप मेंबर बन गए तो दोबारा थोड़ी ना मेंबर बनेंगे। मतलब जो पैसा आता है एक ही बार आता है, एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस एक ही बार एमपीओ को पैसा आ रहा है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन को आप ज्वाइन कर रहे हैं, एडमिशन फीस एक बार दीजिएगा कि 1000 बार दीजिएगा, एक ही बार नहीं देंगे। और आप क्या बन गए, उसके मेंबर बन गए। एक बार मेंबर बन गए तो बार बार मेंबर बनने का जरूरत नहीं है।
तो ये एक बार मिलता है, इसीलिए ये नॉन रिकरिंग नेचर होता है, नॉन रिकरिंग नेचर। ठीक है, रिकरिंग मतलब आपको बार बार पेमेंट करना पड़ता है, तो वो रिकरिंग होता है। नॉन रिकरिंग मतलब एक बार पेमेंट हुआ है। सो इट शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट, इसलिए हम लोग इसको कैपिटल रिसीट मानते हैं, क्योंकि एक ही बार पेमेंट करना पड़ता है। और इसको कहां पर शो करेंगे? बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में। कोई भी पेमेंट अगर एक बार होता है, चाहे 2 साल, चाहे 3 साल, चाहे 5 साल में एक बार ही पेमेंट होता है, एक बार ही पैसा रिसीव होता है, तो इसको हम लोग स्पेशल समझ के बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। और मान लीजिए कि हर एक महीना पैसा लग रहा है, तो वो रिकरिंग नेचर का हो जाता है, और इनकम समझते हैं उसको कि हर एक महीना पैसा आ रहा है तो ये इनकम है, और कहां शो करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड में। ठीक है, तो ये नॉन रिकरिंग है, इसलिए ये कैपिटल नेचर का है, कहां शो करना है? बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में। नोट, रिमेंबर जनरल रूल्स इफ नो इंस्ट्रक्शन इज गिवन। आपको हमेशा कुछ जनरल रूल याद करना है, याद रखना है, ये सारा जनरल रूल्स। अगर किसी भी तरह का इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन में उसके बारे में कुछ भी डिफाइन नहीं किया हुआ है कि आपको क्या करना है, तो ये सारा रूल को फॉलो कीजिएगा जो हम अभी बताने वाले हैं। चलिए देखिए, एंट्रेंस फीस तो खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ट्रीट डोनेशन और जनरल डोनेशन एज रेवेन्यू रिसीव। मतलब अगर डोनेशन आया और बिना किसी नाम का आया, मतलब वो डोनेशन कहाँ खर्च करना है, किस नाम पे खर्च करना है, बिल्डिंग में लगाना है, मैच में लगाना है, या फिर कहीं और लाइब्रेरी बनाने में लगाना है, ये सब कुछ भी डिफाइन ही नहीं किया है कि कहाँ लगाना है। ठीक है, तो जब डिफाइन नहीं किया तो ये जनरल डोनेशन है, और इसको आप कहीं पर भी खर्च कर सकते हैं, तो इसको आप जनरल रिसीप्ट मानिएगा, यानी रेवेन्यू नेचर मान करके कहां पर शो कर देंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड में, और इसको इनकम समझेंगे। और जो स्पेसिफिक डोनेशन होता है, मतलब किसी खास कार्य के मिला है, तो वो क्या हो जाएगा? कैपिटल रिसीप्ट हो जाएगा, और उसको हम लोग लायबिलिटी समझेंगे, यानी बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। आगे एंट्रेंस फीस, अगर इसके बारे में कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है किताब में, मतलब क्वेश्चन में कोई भी तरह का इंफॉर्मेशन नहीं है कि एंट्रेंस फीस आपको कैपिटलाइज करना है कि रेवेन्यू नेचर मान करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन से कुछ भी आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप उसको इनकम समझिएगा, और कहां पर लिखिएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड में। अब सब्स्टिट्यूशन रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, मतलब सब्स्टिट्यूशन आया किसी खास कार्य के लिए आया है, मतलब सब्स्टिट्यूशन का पैसा आप किसी खास काम में लगा सकते हैं, तो उसको आपको कैपिटलाइज करना है, और कहां शो करेंगे? बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में। अब सब्स्टिट्यूशन जो जनरली नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन होता है, मतलब बिना किसी नाम का आया है, वो जो सब्स्टिट्यूशन आया ना, ऐसा नहीं बोला कि आप ये पैसा को यहीं पर लगाइएगा, किसी खास कार्य में ही लगाइएगा, ऐसा कुछ भी डिफाइन नहीं किया है। तो अब क्या करेंगे? उसको इनकम मानेंगे, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड में लिख देंगे। ये सारा था कुछ खास पॉइंट्स जो आपको याद रखना है। अगर आपके क्वेश्चन में कुछ भी डिफाइन नहीं किया है, तो ये सब फॉलो कीजिएगा। आगे देखिए, लाइफ मेंबरशिप फीस, यानी लाइफ मेंबरशिप फीस आपको कैपिटल रिसीप्ट मानना है, और लायबिलिटी साइड में शो करना है बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड। ठीक है, ये लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है? मतलब लाइफ में एक ही बार यहाँ पैसा देना पड़ता है, और फिर आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। लाइफ में एक बार पैसा दिया, टेंशन फ्री हो गए, तो ये होता है लाइफ मेंबरशिप फीस। आप उस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा लाइफ के लिए मेंबर बन गए, मतलब दोबारा आपको पैसा नहीं देना है उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये क्या हो गया? कैपिटल नेचर का हो गया, और कहां शो करेंगे? बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में। अब देखिए, एंडाउमेंट फंड। एंडाउमेंट फंड क्या होता है? इसको हम लोग कैपिटल रिसीप्ट मानते हैं, और लायबिलिटी में शो करते हैं बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में। अब बताइए, आप बोलेंगे कि सर एक क्वेश्चन तो यहां पर आ गया, क्या आया कि एंडाउमेंट फंड होता क्या है? बताइए कि एंडाउमेंट फंड क्या होता है। तो देखिए, हम आपको एक एग्जांपल लेकर के समझा रहे हैं। अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझते तो फिर आपको ये रटना पड़ेगा। देखिए, एक मान लीजिए कि एक लड़का है, उस लड़का का नाम सुमित है। वो सुमित बहुत बड़ा चैरिटी पर्सन है, मतलब चैरिटी करना उसका धर्म है। वो मान लिया है कि वो डोनेशन ही करेगा, जितना भी कमाएगा डोनेशन करेगा। ठीक है, अब सारा वो डोनेशन नहीं करेगा, मतलब कुछ ना कुछ तो
अपना जितना भी इनकम होगा उसको कुछ पार्ट तो वो डोनेशन करेगा ही करेगा। जैसे दानवीर कर्ण था ना, कर्ण आपको पता होगा कि कर्ण से उसे कवच और कुंडल भी मांगा गया तो उसको वो दे दिया बिना सोचे, और कवच और कुंडल उसके रक्षा के लिए था, फिर भी वो दान दे दिया था। इसी तरह ये दानवीर है, दानवीर सुमित, ये सुमित क्या कर रहा है, दान देता है। आप इससे जो मांगेगा दान दे देगा। खैर कर्ण जैसा तो नहीं होगा कि कुछ भी दे देगा, लेकिन फिर भी चैरिटी पर्सन कहीं गया, एक बड़ा सा चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन था, वहां गया, देखा कि वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि उसको हर मंथ बिजली बिल देना पड़ता है 10,000। तो हर मंथ 10,000 बिजली बिल देना पड़ता है उस ऑर्गेनाइजेशन को, वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसको चिंता हो गया कि ये हर महीना 10,000 कहां से देगा, ये किसी तरह चैरिटी तो चला रहा है। मान लो ये क्या किया कि चलो हम तुमको 20 लाख रुपया दे देते हैं, जो भी बिजली बिल होगा तुम इसी से भर देना 20 लाख। तो 10,000 उसको हर महीने जाएगा, तो 20 लाख मिला है। 20 लाख को वो जो एनपीओ है वो 10,000 अगर हर महीना खर्चा करता है तो कितना महीना ये चलने वाला है, 200 महीना ये चलेगा पैसा इसका, 200 मंथ। तो बताइए कि 200 महीना के बाद अगर बिजली बिल भरना पड़ेगा तो कहां से देगा? फिर से ये दानवीर सुमित आकर के फिर से डोनेशन देगा क्या इस एनपीओ को? क्या गारंटी? कोई गारंटी नहीं है। ये एक बार 20 लाख दे दिया, 200 महीना तक फ्री हो गया ये एनपीओ कि हाँ बिजली बिल के लिए एकदम टेंशन फ्री है। तो आगे चल के 200 महीना के बाद बिजली बिल वाला तो ऐसा थोड़ी कि पैसा नहीं लेगा इससे, बिजली बिल तो देना है। तो एक सॉल्यूशन निकाला सुमित ने सॉल्यूशन निकाला कि चलो हम तुमको 20 लाख ना दे करके ये 20 लाख तुम्हारे ही नाम पर हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, मतलब कहीं शेयर वेयर में पैसा लगा देते हैं, चाहे कहीं हम निवेश कर देते हैं इसको। तो 20 लाख को अगर हम निवेश कर देंगे यानी इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो वहां से तुमको हर महीना 10,000 ब्याज मिलेगा, और ये जो 10,000 तुमको ब्याज मिलेगा ये ब्याज को तुम क्या करना कि बिजली बिल भर देना, और ये 20 लाख जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसको खर्च मत करना, ये हमेशा इन्वेस्टमेंट के नाम पे रहने दो। तुम इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करना कि इन्वेस्टमेंट है मेरे पास 20 लाख का, लेकिन वो 20 लाख को तुमको खर्च नहीं करना है, हमेशा अपने पास मेंटेन करके रखना है, बना करके रखना है, खर्चा मत करना। उस 20 लाख से जो भी इनकम होगा यानी जो ब्याज मिलेगा हर महीना 10,000 जो ब्याज मिलने वाला है उस ब्याज को तुम बिजली बिल भरने में लगा देना। अब हो सकता है हम यहाँ पर तो एग्जांपल दिया आपको बिजली बिल का, उस एनपीओ को और भी कहीं हर महीना खर्चा होता होगा तो वो उस जगह खर्चा करेगा, और ये जो दानवीर सुमित है वो 20 लाख का इन्वेस्टमेंट करवा के इसको उसके नाम पे दे दिया। तो ये होता है एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड मतलब आपको एक बार पैसा मिल गया, इस पैसा को आप खर्च नहीं कर सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा मेंटेन करके रखना है, और उससे अगर किसी भी तरह का इनकम होता है तो आप उसको खर्च कर सकते हैं, यानी ब्याज अगर मिलता है तो आप खर्च कीजिए जहां कोई खर्च करना है। ठीक है, तो ये हुआ एंडोमेंट फंड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको हम एंडोमेंट फंड का थ्योरी भी बता देते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। खैर अभी हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले थे कि जहां पर क्वेश्चंस में अगर कुछ मेंशन नहीं रहेगा तो ये सारा पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है। जैसे एंडोमेंट फंड के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो आप इसको कैपिटल रिसीट मानिएगा, क्योंकि वो सुमित एक बार आपको 20 लाख दिया है, हमेशा 20 लाख हर महीना लाके नहीं देगा, एक बार दिया है, तो इसलिए आप कैपिटल नेचर मानिए, ये कैपिटल रिसीट है, तो इसको बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में शो कीजिए। तो ये एंडोमेंट फंड आपको डेली तो नहीं मिलता है, रोज रोज तो नहीं मिलता है, ये आपको क्या होता है कभी कभार एक बार मिल गया, ठीक है, कोई आया खुश हो गया आपके काम से और एंडोमेंट फंड दे दिया, तो ये क्या होता है कैपिटल नेचर का होता है, इसलिए हम लोग इसको बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट इन एड, इसको भी हम लोग इनकम मानते हैं। जो गवर्नमेंट ग्रांट्स देता है ना, जैसे कि हम कोई काम कर रहे हैं उस काम के लिए और ज्यादा डोनेशन मिल गया, ठीक है, जैसे चैरिटी चला रहा है, उस चैरिटी के लिए हमको और ज्यादा सरकार खुश हो गया है और सरकार उसमें हमको इनकम दे दिया, मतलब कुछ और पैसा दे दिया, फाइनेंशियली और ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। सरकार जो ग्रांट इन एड देता है ये क्या होता है, ये एक तरह से आपको और ज्यादा फाइनेंशियली हेल्प करता है, तो इसको आप इनकम समझते हैं, ठीक है। और इनकम समझते हैं तो इसको कहां शो करते हैं,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड में। आगे देखते हैं डेवलपमेंट ग्रांट क्या होता है। ये डेवलपमेंट के लिए पैसा मिलता है और इसको हम लोग कैपिटल रिसीट मानते हैं और बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। डेवलपमेंट ग्रांट का मतलब जैसे फिक्स्ड एसेट को खरीदने के लिए पैसा मिला, जैसे फिक्स्ड एसेट में क्या क्या आ गया, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन्स, ये सब खरीदने के लिए पैसा आपको मिला है, डोनेशन मिला है, तो इसको आप कैपिटल नेचर का मानेंगे और कहां पर शो करेंगे, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में। ठीक है, अब एंडाउमेंट फंड देखिए। एंडाउमेंट फंड आपको अभी अभी समझा दिए कि एंडाउमेंट क्या होता है, लेकिन फिर भी उसमें क्या लिखा हुआ है वो एक बार देख लीजिए। It is a fund which provides permanent means of support for any person or institution। ठीक है, मतलब परमानेंटली ये जो बैलेंस मिलता है ना, जो फंड मिलता है, ये परमानेंटली आपको हेल्प करता है और ये पैसा आपको खर्च भी नहीं करना रहता है। मतलब एक बार पैसा मिल गया, आप एक जगह निवेश कर दिए, वहां से इंटरेस्ट मिलते रहा लगातार और आप उसको खर्च कर सकते हैं। लेकिन जो फंड, जो प्रिंसिपल अमाउंट मिलता है, जैसे 20 लाख आपको एग्जांपल दिया था सुमित वाला, तो उस 20 लाख को आपको खर्च नहीं करना है, उसको आपको शो करते रहना है इन्वेस्टमेंट में, यानी बैलेंस शीट का एसेट साइड में इसको शो करते रहना है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि इट इज आइदर डिपॉजिटेड इन द बैंक नॉट इन्वेस्टेड इन द सिक्योरिटीज और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये और है, नॉट नहीं लिखिएगा, ये और है। ठीक है, मतलब इट इज जो पैसा मिलता है एंडाउमेंट फंड वाला, इसको हम लोग बैंक में डिपॉजिट करके रख देते हैं या फिर फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये फिक्स डिपॉजिट एक तरह से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मान के चलिए, और वहां से जो पैसा मिलता है, मतलब जो ब्याज मिलता है, उसको हम लोग अपने काम में यूज करते हैं। और ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको आपको खर्च नहीं करना, याद रखिएगा। सिंस द फंड प्रोवाइड्स अ परमानेंट मींस ऑफ सपोर्ट, क्योंकि यहाँ से आपको परमानेंट सपोर्ट मिलता है, तो इट इज अ रिसीप्ट ऑफ कैपिटल इन नेचर। ये क्या होता है, कैपिटल नेचर का होता है, क्योंकि रोज रोज तो ऐसा फंड नहीं मिलता है, इसलिए इसको बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में शो करते हैं, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड। और जो इससे इंटरेस्ट मिलता है, जो इन्वेस्टमेंट है उससे आपको इंटरेस्ट मिला यानी ब्याज मिला, तो उसको कहां शो करेंगे, इनकम मानेंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड में लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्स ऑफ ओल्ड एसेट, मतलब पुराना एसेट को आप बेचें, ठीक है, और उससे जो पैसा मिला तो उस पैसा को कहां पर शो करेंगे, बैलेंस शीट में शो करेंगे या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड में। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है, सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड एसेट्स आर नॉट शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट है ना, तो फिक्स्ड एसेट को आप बेचेंगे तो वो तो कहां लिखाता है, बैलेंस शीट में लिखाता है। जैसे फर्नीचर, तो फर्नीचर कहां लिखा है, बैलेंस शीट का एसेट साइड में। अब फर्नीचर आप बेचे हैं तो जितना का आप फर्नीचर बेचे, मान लीजिए पहले से फर्नीचर 20,000 था और आप 10,000 का फर्नीचर बेच दिए, तो बैलेंस शीट का एसेट साइड में ही 20,000 में से लेस कर देंगे 10,000, मतलब जितना का बेचे उसमें से आप डिडक्ट कर दीजिए। ठीक है, और अगर उससे प्रॉफिट होता है, मान लीजिए कि 10,000 का फर्नीचर 12,000 में बेच दिए, तो 2,000 जो फायदा हुआ है उसको आप इनकम मानेंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड में लिख देंगे। ठीक है, A profit on sale of old asset recorded on the credit side of income and expenditure account। ठीक है, यानी इनकम साइड में। और बैलेंस शीट में उसको क्या करेंगे, जो बुक वैल्यू है, यानी 10,000 का फर्नीचर 12,000 में बेचे तो 10,000 उसका बुक वैल्यू है। ठीक है, और 10,000 को कहां से लेस कर देंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अगर उसका नाम लिखा हुआ होगा, मान लीजिए पहले से 10,000, पहले से 20,000 बैलेंस लिखा हुआ था फर्नीचर का, 10,000 का बेचे तो 20,000 में से 10,000 डिडक्ट कर देंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ठीक है, और जो 2,000 प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट को कहां पर लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड में। तो ये हो गया आपका सेल ऑफ ओल्ड एसेट, इसका भी कांसेप्ट क्लियर हो गया। अब लाइफ मेंबरशिप फीस की बात करते हैं। तो लाइफ मेंबरशिप फीस, इसको देखने से ही आपको पता चल रहा है कि पूरे लाइफ में एक बार फीस पे करना रहता है मेंबर्स को, इसको कहते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। ठीक है, और इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, इट इज कैपिटल रिसीप्ट। ये क्या होता है, कैपिटल रिसीप्ट होता है, hence recorded on the liability side of balance sheet। क्योंकि कैपिटल रिसीट पूरे लाइफ में एक बार पे किया, हर महीना थोड़ी ना पे कर रहे हैं, तो पूरे लाइफ में एक बार पे किए, मतलब ये कैपिटल नेचर है। और कहां पर शो करेंगे, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में। However, if the instruction is given, it should be treated accordingly। और अगर इंस्ट्रक्शन दिया है, यानी क्वेश्चन में ही लिख दिया कि लाइफ मेंबरशिप फीस को आप इनकम मानिए, तो कहां पर शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड में। क्वेश्चन में लिख दिया कि आप इसको कैपिटल नेचर का मानिए, तो कहां लिखेंगे, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में। और कुछ भी नहीं लिखा तो कहां क्या मानेंगे आप, इसको बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में लिख देंगे। ठीक है, मतलब कैपिटल नेचर का मान लेंगे। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए कि सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर और पीरियडिकल्स। इसमें क्या होता है, जैसे एनपीओ चला, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, वृद्धाश्रम है, उसमें
बहुत से लोग हैं तो वो लोग मन लगाने के लिए आप पेपर खरीदते हैं, पीरियडिकल्स खरीदते हैं, यानी जैसे करेंट अफेयर्स आता है ना, एक सप्ताह का एक बार, एक महीना का एक बार करेंट अफेयर्स आया, तो ये सब पीरियडिकल्स, मैगजीन्स, ये सब होता है। तो वो सब बहुत दिन हो गया तो जमा तो हो जाता है आपके पास, एक महीना बहुत सारा जमा हो गया, तो उसको आप बेचेंगे। अब बेचेंगे तो पैसा आएगा आपके पास, तो वो पैसा एनपीओ क्या ट्रीट करेगा, इनकम मानेगा या फिर उसको कैपिटलाइज कर देगा। तो ये रेगुलर नेचर में यहाँ से पैसा आ रहा है ना, जैसे हर महीना आप न्यूज़पेपर बेच रहे हैं तो हर महीना आपको पैसा आएगा, तो इसको आप इनकम मानेगा, कहाँ से करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड में, ठीक है। तो रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन, पीरियडिकल्स, जर्नल्स एक्सेट्रा आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीव्ड और इनकम, इसको इनकम मानेंगे और कहाँ पर शो करेंगे, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम साइड में, इसको क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वहां पर रिकॉर्ड कर देंगे। अब सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, इसको क्या मानना है आपको, देखिए रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स, यहाँ पर देखिए स्पोर्ट्स का स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर इसको सुधार लीजिएगा, SPORTS, ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल सच एज ओल्ड बैट, ओल्ड बॉल्स, चाहे ओल्ड नेट्स, ये सारा चीज अगर आप बेचते हैं तो वहां से जो पैसा आता है उसको आप इनकम मानिएगा और कहां पर शो कर देंगे, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। याद रखिएगा कि पुराना स्पोर्ट्स मटेरियल आप बेचते हैं वहां से पैसा रिसीव होता है तो कहां शो करना है, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, यानी इनकम इसको मानेंगे, ठीक है। अब ऑनरेरियम की बात करते हैं कि ऑनरेरियम क्या होता है, ये किसी के ओनर में पैसा दिया जाता है, जैसे कि कोई स्पीच देने आया, ठीक है, मान लीजिए कि हम दूसरे कॉलेज के प्रोफेसर हैं और दूसरे कॉलेज गए हैं स्पीच देने के लिए, तो वहाँ के स्टूडेंट्स लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए मेरे स्पीच से, ठीक है, सब लोग खुश हो गया, सब लोग मोटिवेट हुआ, तो वहाँ के जो प्रिंसिपल है हमको रिवॉर्ड के तौर पर, यानी आशीर्वाद के तौर पर समझ लीजिए, रिवॉर्ड के तौर पर कुछ पैसा देना चाहे, मान लीजिए 10,000 हमको दे दिए, ठीक है, तो वो एक्चुअली पे करना नहीं था, हम उनके स्कूल के एम्प्लॉय भी नहीं है, ठीक है, उनके कॉलेज के एम्प्लॉय भी नहीं है, फिर भी उन्होंने हमको पेमेंट किया, तो उनके लिए वो तो खर्चा होगा, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो लोग मानेंगे और कहां पर शो करेंगे, देखिए ये एक तरह से खर्चा होता है, तो इट इज अमाउंट पेड टू दोज पर्सन हु आर नॉट एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिंस इट इज पेड क्वाइट रेगुलरली, क्योंकि लगातार इसको पेमेंट करना ही रहता है। जैसे कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है तो लगातार हर महीना मान लीजिए कि इवेंट ऑर्गेनाइज होता ही है, किसी न किसी को स्पीच के लिए बुलाया जाता है, तो अगर मान लीजिए कि उसको वो पेमेंट कर देते हैं खुश होकर के, तो ये क्या होता है, ऑनरेरियम पेमेंट होता है, ठीक है, इसको ऑनरेरियम समझते हैं। और ये रेगुलर इवेंट होते रहता है, कोई भी कॉलेज में चाहे कहीं पर भी इवेंट ऑर्गेनाइज होते रहता है तो ऑनरेरियम में भी पेमेंट होते रहता है, ठीक है, हेंस इट इज शोन ऑन द एक्सपेंडिचर साइड, यानी डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड में यानी एक्सपेंडिचर साइड में इसको शो कर देते हैं। तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हर एक पॉइंट समझ में आ गया होगा, और अगर कहीं पर कोई दिक्कत होगा कृपया करके कमेंट करके बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको हर एक चीज समझा दें, तो क्योंकि YouTube एक प्लेटफॉर्म, छोटा सा प्लेटफॉर्म है, इसमें एक निर्धारित समय होता है कि इसमें हम ज़्यादा आपको 2 घंटा में एक चीज़ नहीं समझा सकते। जो हम क्लास में, ऑफलाइन क्लास में हम 2 घंटा में समझाते हैं, वही आपको YouTube में हम 5 मिनट या 10 मिनट में समझा सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड समय रहता है और लिमिटेड समय में आपको बहुत कुछ समझाना है। तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हो सके हम समझा दें, लेकिन फिर भी अगर कुछ छूट जाता है जो हम ऑफलाइन क्लास में समझाते हैं वो आपको यहाँ ऑनलाइन नहीं समझा सकते। आप समझ सकते हैं कि YouTube एक लिमिटेड प्लेटफॉर्म है, यहाँ लिमिटेड समय मिलता है, तो जितना हो सका हमने समझाया। और अगर फिर भी आपको कहीं डाउट होता है कृपया करके कमेंट करें, हम आपको ज़रूर से ज़रूर उसमें रिप्लाई देंगे। और अगर आपको PDF चाहिए ये जो भी क्लास में हुआ है तो आप PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।